तो देखिए पहली हेडिंग आप डाल लीजिए यहाँ पर, सामाजिक परिवर्तन का योग। पहली हेडिंग है आपकी सामाजिक परिवर्तन का योग। देखिए सामाजिक परिवर्तन का योग, इसमें आपको पहला पॉइंट मैं लिखवा रहा हूँ सीधा सीधा, फ्रांसीसी क्रांति ने सामाजिक संरचना के क्षेत्र में आमूल परिवर्तन की संभावनाओं का सूत्रपात कर दिया। यानी कि फ्रांसीसी क्रांति होने से सबको लगने लगा कि जैसे एक देश के लोगों ने बगावत करके अपना एक संविधान बना लिया, तो क्यों ना हम अपने अपने देशों का भी संविधान बनाएं और जो राजशाही तंत्र है उसको बिल्कुल पूरी जड़ से मिटा दें। तो ये सब भावनाएं हर देश के नागरिकों के अंदर जो है उठने लगी। हर देश में जो शिक्षित वर्ग का जो नागरिक थे उन सभी नागरिकों के मन में ये भावनाएं उठने लगी। तो पहला पॉइंट आप नोट करेंगे, फ्रांसीसी क्रांति ने सामाजिक संरचना के क्षेत्र में आमूल परिवर्तन की संभावनाओं का सूत्रपात कर दिया था। ठीक है। सेकंड पॉइंट है आपका यहाँ पर, देखिए भारत में भी ऐसा नहीं है फ्रांस का प्रभाव भारत में नहीं पड़ा, भारत में भी राजा राममोहन राय और डेरोजियो ने फ्रांसीसी क्रांति के महत्व का उल्लेख किया। जो मैंने विवियन डेरोजियो के बारे में आपको पढ़ाया था, ठीक है, बंगाल में ये एक अध्यापक थे और इन्होंने आंदोलन चलाया था वहां पर, तो यंग बंगाल मूवमेंट, तो ये वही है डेरोजियो। ठीक है। तो सेकंड पॉइंट है, भारत में भी राजा राममोहन रॉय और डेरोजियो ने फ्रांसीसी क्रांति के महत्व का उल्लेख किया। ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आगे क्या था, अब यूरोप में जो परिवर्तन आया यानी यूरोप में जो क्रांति हुई, इस क्रांति के बाद 3 वर्गों का उदय हुआ। ये 3 वर्ग थे, यानी कि एक थे इसमें रूढ़िवादी विचारों वाले थे, यानी इन्हें कंजर्वेटिव बोला गया, दूसरे उदारवादी थे जिन्हें लिबरल बोला गया, और तीसरे थे आमूल परिवर्तनवादी, इन्हें रेडिकल बोला गया। यानी कि जो फ्रांस की क्रांति थी उसके बाद 3 वर्गों का उदय हुआ, रूढ़िवादी, उदारवादी और आमूल परिवर्तनवादी। देखिए सबके अपने अपने मत थे, यानी कुछ रूढ़िवादी थे वो अपनी तरह से सोचते थे, कुछ उदारवादी थे वो अलग तरीके से सोचते थे, और आमूल परिवर्तनवादी अलग तरह से सोचते थे। तो सबके विचारों को हम यहाँ जानेंगे। तो पहली आपकी हेडिंग है, यानी कि इसमें आपकी पहली जो हेडिंग है सामाजिक परिवर्तन का युग में आपकी पहली सब हेडिंग है, इस तरह से पहली हेडिंग है, ये है रूढ़िवादी यानी कि कंजर्वेटिव। आप पहली हेडिंग डाल लीजिए, रूढ़िवादी यानी कंजर्वेटिव्स। ठीक है, आपने पहली हेडिंग डाल ली होगी, सॉरी रूढ़िवादी मत डालिए पहली हेडिंग, सॉरी रुक जाइए, रूढ़िवादी मत डालिए, रूढ़िवादी एकदम निगेटिव से स्टार्ट नहीं करेंगे हम। पहली हेडिंग उदारवादी कर लीजिए, ठीक है, लिबरल्स कर लीजिए पहली हेडिंग। ठीक है, सॉरी इसके लिए मुझे खेद है, आप रूढ़िवादी मत करिए, पहली हेडिंग उदारवादी कर लीजिए, यानी कि लिबरल्स की हेडिंग कर लीजिए पहली, लिबरल्स। ठीक है, ठीक है, लिबरल्स एक ऐसा समूह था, यानी कि ये उदारवादियों का एक ऐसा समूह था, ये लोग ये चाहते थे कि हमारा जो देश है, यानी कि हमारा राष्ट्र है, इसमें सभी धर्मों को बराबर सम्मान हो और सभी धर्मों को बराबर जगह मिले। ठीक है, यानी कि ये किसी एक धर्म को महत्व दिए जाने के उसमें नहीं थे फेवर में, ये चाहते थे कि सभी धर्मों का सम्मान हो और सभी को जगह मिले। ठीक है, और ये उदारवादी जो समूह थे ये वंश आधारित शासकों की सत्ता के विरोधी थे, यानी वंश के आधार पर शासकों की सत्ता नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा ये जो है निर्वाचित सरकार के पक्ष में भी थे, लेकिन कंडीशन इनकी ये थी कि उसमें जो मतदान करने का अधिकार है वो केवल शिक्षित वर्ग को मिले, सभी को ना मिले। यानी इनका जो सार्वभौम वयस्क मताधिकार वाला जो था फेवर उसमें नहीं था, यानी इनका केवल मानना यह था केवल और केवल जो शिक्षित वर्ग हैं वही लोग जो है मताधिकार करें, हर कोई मताधिकार नहीं करे। लेकिन एक इन सब बातों से ये निकल के आया, ये पूरी तरह से लोकतंत्रवादी तो बिल्कुल भी नहीं थे, यानी ये सब बातें निकल के जो आ रही हैं इनसे ये साबित हो गया कि ये लोकतंत्रवादी तो बिल्कुल भी नहीं थे। ठीक है, तो पहला पॉइंट नोट करेंगे आप, उदारवादी ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और जगह मिले। पहला पॉइंट है आपका, उदारवादी ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को बराबर सम्मान और जगह मिले। ठीक है, उदारवादी ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिनमें सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और जगह मिले। देखिए ब्रैकेट में एक बात लिख लीजिए इसके आगे, ब्रिटेन की सरकार चर्च ऑफ इंग्लैंड का समर्थन करती थी, ऑस्ट्रिया और स्पेन कैथोलिक चर्च के समर्थक थे। ये ब्रैकेट में आगे लिख लीजिए, इससे आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा कि ये बात क्यों कही गई है, पहला पॉइंट क्यों लिखा गया है। पहला पॉइंट इसी वजह से लिखा गया है कि ब्रिटेन की सरकार जो थी वो चर्च ऑफ इंग्लैंड के रूल्स को मानती थी, जबकि ऑस्ट्रिया और स्पेन की जो सरकारें थी वो कैथोलिक चर्च के समर्थक थे। ठीक है, ये पहले पॉइंट में ही आगे ब्रैकेट में लिख लेना, ये पूरा पॉइंट लिखने के बाद ब्रैकेट में आगे ये लिख लेना। ठीक है, सेकंड पॉइंट है, देखिए ये सेकंड पॉइंट है, ये वंश आधारित शासकों की सत्ता के विरोधी थे।
ये वंश आधारित शासकों की सत्ता के विरोधी थे। ठीक है, सेकंड पॉइंट है आपका। थर्ड पॉइंट है आपका थर्ड पॉइंट आपका है, देखिए ये निर्वाचित सरकार के पक्ष में थे। थर्ड पॉइंट है, ये निर्वाचित सरकार के पक्ष में थे, ये निर्वाचित सरकार के पक्ष में थे जो सुप्रशिक्षित न्यायपालिका द्वारा स्थापित किए गए कानूनों के अनुसार शासन कार्य चलाए। ये निर्वाचित सरकार के पक्ष में थे जो सुप्रशिक्षित न्यायपालिका द्वारा स्थापित किए गए कानूनों के अनुसार शासन चलाए। ये आपका थर्ड पॉइंट है। चौथा पॉइंट है, यह समूह लोकतंत्रवादी नहीं था। यह समूह लोकतंत्रवादी नहीं था। अब इसी में आगे लिखेंगे, ये लोग सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के पक्ष में नहीं थे। चौथा पॉइंट फिर से रिपीट कर रहा हूं, यह समूह लोकतंत्रवादी नहीं था विराम, ये लोग सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के पक्ष में नहीं थे। ये आपका चौथा पॉइंट है। पांचवा पॉइंट ये वाला है, उनका मानना था कि वोट का अधिकार केवल संपत्तिधारियों को ही मिलना चाहिए। यानी इनका मानना यह था कि संपत्तिधारी प्रबुद्ध वर्ग है उसको ही वोट का अधिकार मिले। ठीक है, उनका मानना था कि वोट का देने का अधिकार केवल संपत्तिधारियों को ही मिलना चाहिए। तो 5 पॉइंट हो गए आपके उदारवादियों में, लिबरल्स में। अब अगला जो समूह है ये है रेडिकल। अगला समूह है रेडिकल, जिन्हें कहा गया आमूल परिवर्तनवादी। हेडिंग में लिख लीजिए आमूल परिवर्तनवादी और ब्रैकेट में रेडिकल। इन्हें रेडिकल बोला जाता है, आमूल परिवर्तनवादी। ठीक है, आमूल परिवर्तनवादी, इन्हें रेडिकल बोला जाता है। देखिए ये जो रेडिकल व्यक्ति थे ये ऐसी सरकार के पक्ष में थे जो देश की आबादी का बहुमत के साथ समर्थन करें, और यहां पर जो मताधिकार है इसमें महिला मताधिकार यानी महिलाओं को भी यहां पे मत का अधिकार मिले, ये ऐसी सरकार के संदर्भ में थे। इसके अलावा जो जमींदारों या संपन्न उद्योगपतियों को जो किसी प्राप्त के जो विशेषाधिकार मिले हुए हैं उन सबके खिलाफ थे ये। और ये लेकिन संपत्ति विरोधी नहीं थे, ये निजी संपत्ति का विरोध नहीं करते थे, यानी आपके पास निजी संपत्ति है उसका विरोध नहीं करते थे। लेकिन मान लो किसी एक कंट्री के में किसी एक व्यक्ति के पास पूरा संपत्ति, बहुत ज्यादा संपत्ति का संकेंद्रण है, उस चीज के ये विरोधी जरूर थे। ठीक है, तो ये इनके बारे में आमूल परिवर्तनवादी। और आमूल परिवर्तनवादी तत्काल एक्शन में विश्वास करते थे, यानी तत्काल एक्शन लिया जाए, ऐसा नहीं हो कि बहुत बाद में धीरे धीरे परिवर्तन आए, नहीं, तत्काल परिवर्तन आना चाहिए। ये इस बात के फेवर में थे। ठीक है, तो यहां पर पहला पॉइंट आप नोट करेंगे, ये समूह ऐसी सरकार के पक्ष में थे जो देश की आबादी के बहुमत के समर्थन पर आधारित हो। पहला पॉइंट है, ये समूह ऐसी सरकार के पक्ष में थे जो देश की आबादी के बहुमत के समर्थन पर आधारित हो। सेकंड पॉइंट है, इनमें से बहुत सारे लोग महिला मताधिकार के भी समर्थक थे। इनमें बहुत सारे लोग महिला मताधिकार के भी समर्थक थे। अब जैसे उदारवादी क्या था, उदारवादियों ने क्या किया था कि उदारवादी जो लोग बड़े जमींदारों और जो संपन्न उद्योगपतियों उनके बारे में वो कुछ कहना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि उदारवादी हैं वो, तो कुछ कहना ही नहीं चाहते थे। लेकिन यहां ये उल्टा था, ये लोग उदारवादियों और जो उद्योगपति हैं और जमींदार हैं, इनके जो विशेषाधिकार दिए गए हैं इनके सबके खिलाफ थे ये लोग। तो थर्ड पॉइंट है, उदारवादियों के विपरीत ये लोग बड़े जमींदारों और संपन्न उद्योगपतियों को प्राप्त किसी भी तरह के विशेषाधिकारों के खिलाफ थे। ठीक है, उदारवादियों के विपरीत ये लोग बड़े जमींदारों और संपन्न उद्योगपतियों को प्राप्त किसी भी तरह के विशेषाधिकारों के खिलाफ थे। चौथा पॉइंट है, ये निजी संपत्ति के विरोधी नहीं थे, लेकिन केवल कुछ लोगों के पास संपत्ति के संकेंद्रण का विरोध जरूर करते थे। यानी कि मान लो किसी एक कंट्री में कोई एक व्यक्ति पूरी अर्थव्यवस्था संभाल रहा है, ये इस चीज का विरोध करते थे, यानी किसी एक के पास पूरा संपत्ति का संकेंद्रण ना हो, सभी के पास होना चाहिए। ठीक है, तो चौथा पॉइंट है, ये निजी संपत्ति के विरोधी नहीं थे, लेकिन केवल कुछ लोगों के पास संपत्ति के संकेंद्रण का विरोध जरूर करते थे। देखिए, आप में से कुछ लोगों का मुझे कमेंट मिला कि सर आप बहुत तेज बोलते हैं, तो मैं बार बार आपसे कहता हूं वीडियो पॉज कर लिया कीजिए। मैं जबकि पॉइंट डाल के लिख देता हूं और अंडरलाइन भी कर देता हूं बातों को। ठीक है, तो आप सुन के वीडियो पॉज कीजिए, वहीं आराम से लिख लीजिए। अब अगला समूह है आपका रूढ़िवादी। जो अगला समूह है रूढ़िवादी, जिन्हें कंजर्वेटिव कहा गया। कंजर्वेटिव जिन्हें कहा गया,
ठीक है, ये अगला समूह है कंजर्वेटिव्स, कंजर्वेटिव्स रूढ़िवादी। ठीक है, तो पहला पॉइंट है यहां पर रूढ़िवादी तबका रेडिकल और उदारवादी दोनों के खिलाफ था। यानी रूढ़िवादी जो लोग थे वो रेडिकल और उदारवादी दोनों के विचारों के खिलाफ थे, क्योंकि रूढ़िवादी हैं, ये कंजर्वेटिव से ही हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट है यहां पर 18वीं शताब्दी में रूढ़िवादी आमतौर पर परिवर्तन के विचारों का विरोध करते थे। 18वीं शताब्दी में रूढ़िवादी परिवर्तन के विचारों का विरोध करते रहे। ठीक है, 18वीं शताब्दी में रूढ़िवादी परिवर्तन के विचारों का विरोध करते रहे, परंतु फ्रांसीसी क्रांति के बाद बदलाव की जरूरत स्वीकार करने लगे। यानी कि ये पहले 18वीं शताब्दी तक जो है परिवर्तन के विचारों का विरोध करते रहे, लेकिन जैसे ही फ्रांसीसी क्रांति हुई फिर उसके विचारों को ये लोग सपोर्ट करने लगे। ठीक है, तो फिर से रिपीट कर रहा हूं सेकंड पॉइंट, 18वीं शताब्दी में परिवर्तन के विचारों का विरोध करते रहे, परंतु फ्रांसीसी क्रांति के बाद बदलाव की जरूरत स्वीकार करने लगे। यानी इन लोगों को खुद लगने लगा कि अब बदलाव आना चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट है यहां पे थर्ड पॉइंट है आपका, मैं बोल रहा हूं आपको। देखिए, ये जो चाहते थे कि अतीत को पूरी तरह ठुकराया ना जाए और बदलाव की प्रक्रिया धीमी हो। अतीत को पूरी तरह ठुकराया ना जाए मतलब क्या है कि मान लो अतीत में कोई व्यक्ति राजवंश से बिलोंग करता है, अब राजवंश वाले व्यक्ति को एक अचानक से आप मजदूरी में झोंक दोगे या मजदूर जैसा बना दोगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक उसी प्रकार को क्षत्रिय व्यक्ति है, क्षत्रिय व्यक्ति से कहिए कि आप किसी का सेवा काम कर लीजिए तो वो अचानक से नहीं करेगा। तो इनका मानना यह था कि आप लोग तत्काल में परिवर्तन कर रहे हैं, तत्काल में ना करके जो बदलाव की प्रक्रिया उसे धीमा धीमा चलाएं तो लोगों की हैबिट में आ जाएगा और लोगों को दिक्कत भी नहीं होगी। इनका भी अपनी तरह से कहना बिल्कुल सही था। तो थर्ड पॉइंट है आपका, ये चाहते थे अतीत को पूरी तरह ठुकराया ना जाए और बदलाव की प्रक्रिया धीमी हो। ये चाहते थे अतीत को पूरी तरह ठुकराया ना जाए और बदलाव की प्रक्रिया धीमी हो। अब देखिए, अगली जो हेडिंग है ये है यूरोप में समाजवाद। अगली जो हेडिंग है ये है यूरोप में समाजवाद। ठीक है, ये हेडिंग है। पहला पॉइंट आप देखिए, यूरोप में समाजवाद का जो आगमन था वो 19वीं सदी के मध्य में हुआ था। ठीक है, पहला पॉइंट आप नोट करेंगे, बोल रहा हूं मैं, यूरोप में समाजवाद का आगमन 19वीं सदी के मध्य हुआ। यूरोप में समाजवाद का आगमन 19वीं सदी के मध्य हुआ। सेकंड पॉइंट आप नोट करेंगे, देखिए समाजवादी जो थे वो निजी संपत्ति के विरोधी थे। समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी थे। ठीक है, ये चाहते थे, देखिए ये समाजवादी जो थे ये निजी संपत्ति के विरोधी थे। ये चाहते थे कि जो संपत्ति है वो सरकार अपने अंडर में ले ले और अंडर में लेने के बाद सरकार उस पर सामूहिक खेती करवाए या सामूहिक उद्यम लगाए और जो लोग वहां पर जैसी मेहनत कर रहे हैं उन्हें उन्हीं के हिसाब से मेहनताना प्रोवाइड किया जाए, उन्हें उसी के अकॉर्डिंग मेहनताना दिया जाए। ये इस फेवर में थे, यानी कि सरकार के अंडर में सब कुछ होना चाहिए और सरकार सबको इक्वल करे। जैसे एक घर में होता नहीं, पिता सबको जब अपने बेटों को प्रॉपर्टी डिवाइड करता है तो बराबर डिवाइड करता है। तो इनका मानना यह था कि ठीक उसी प्रकार से जो पूरी जो सिस्टम है, यानी पूरा जो संपत्ति है वो सरकार के हाथ में होनी चाहिए। सरकार उस पर अपनी तरफ से खेती करवाए, वहां पे उद्योग लगवाए, लेकिन नियंत्रण पूरा सरकार का ही हो। ठीक है, यानी किसी और जो बाहरी व्यक्ति है, कोई व्यापारी है, कोई कुलीन वर्ग का व्यक्ति, उसका नियंत्रण नहीं होना चाहिए, सरकार का नियंत्रण होना चाहिए। तो सेकंड पॉइंट है, समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी थे। ठीक है, ये चाहते थे कि सरकार सामूहिक खेती और सामूहिक उद्यमों का विकास करे। ये चाहते थे सरकार सामूहिक खेती और सामूहिक उद्यमों का विकास करे। ठीक है, ये आपका सेकंड पॉइंट है, समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी थे। ये चाहते थे कि सरकार सामूहिक खेती तथा सामूहिक उद्यमों का विकास करे। अब देखिए सेकंड पॉइंट में सब पॉइंट कर लेना आप, सेकंड पॉइंट में सब पॉइंट कर लेना इस तरह से। अब इनमें एक व्यक्ति और थे, वो थे कोऑपरेटिव व्यक्ति और थे। तो कोऑपरेटिव का मतलब क्या होता है? कोऑपरेटिव का मतलब होता है मिलजुल के काम करने वाला। कोऑपरेशन कहते नहीं, कोऑपरेट कीजिए ना, तो मिलजुल कर काम करने वाला व्यक्ति। तो अब आप लिखेंगे इसमें सेकंड का सब पॉइंट
देखिए कोऑपरेटिव ऐसे लोगों का समूह थे, कोऑपरेटिव ऐसे लोगों के समूह थे जो मिलकर चीजें बनाते थे। कोऑपरेटिव ऐसे लोगों के समूह थे जो मिलकर चीजें बनाते थे। देखिए ये लिखा है, ये वाली लाइन सब पॉइंट में ये वाली लिख लीजिए। कोऑपरेटिव ऐसे लोगों के समूह थे जो मिलकर चीजें बनाते थे और मुनाफे को प्रत्येक सदस्य द्वारा किए गए काम के हिसाब से आपस में बांट लेते थे। ये सेकंड का ही सब पॉइंट है। ये समाजवाद में यूरोप यानी कोऑपरेटिव ऐसे लोगों के समूह थे जो मिलकर चीजें बनाते थे और मुनाफे को प्रत्येक सदस्य द्वारा किए गए काम के हिसाब से आपस में बांट लेते थे। ठीक है, थर्ड पॉइंट है आपका, सॉरी कौन सा पॉइंट चल रहा है आपका? सेकंड, हाँ थर्ड पॉइंट ही है इस बार। थर्ड पॉइंट है, देखिए इंग्लैंड के जाने माने उद्योगपति रॉबर्ट ओवन 1771 में जन्म हुआ, 1858 मृत्यु, ने इंडियाना यानी अमेरिका में एक नया समन्वय न्यू हार्मोनी के नाम से एक नए तरह की समुदाय की रचना का प्रयास किया। ये थर्ड पॉइंट लिख लेना आप कि इंग्लैंड के जाने माने उद्योगपति रॉबर्ट ओवन ने इंडियाना अमेरिका का पुराना नाम है, इंडियाना में नया समन्वय न्यू हार्मनी के नाम से एक नए तरह की समुदाय की रचना का प्रयास किया। ठीक है, अगला पॉइंट है, आपने तीसरा पॉइंट लिखा था, चौथा पॉइंट है। देखिए जो कार्ल मार्क्स हैं यानी एक बहुत बड़े दार्शनिक हैं कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स, इन्होंने ये जो समाजवाद वाला जो है सिस्टम, इस पर बहुत ज्यादा वर्क किया। इन्होंने समाजवाद की जो अवधारणा थी इस दिशा में काफी इन्होंने प्रयत्न किया। तो चौथा पॉइंट आप लिखेंगे कार्ल मार्क्स 1818 से 1882 और फ्रेडरिक एंगल्स ने 1820 से 1895 ने इस दिशा में काफी प्रयत्न किए तथा मजदूरों का एक नया समाज साम्यवादी ब्रैकेट में लेना कम्युनिस्ट विकसित किया। फिर से रिपीट कर रहा हूं, चौथा पॉइंट, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने इस दिशा में काफी प्रयत्न किए। उन्होंने मजदूरों का एक नया समाज साम्यवादी ब्रैकेट में कम्युनिस्ट विकसित किया। देखिए ये जो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स थे, इनके विचार ये थे कि औद्योगिक समाज जो है वो पूंजीवादी है, यानी वो पूंजीवादी है, केवल किसी एक व्यक्ति के हाथ में पूरा पूंजी का संचरण रहता है। इससे जो वहां पर काम करने वाले मजदूर हैं, मजदूरों की जो स्थिति है इसमें कोई सुधार नहीं आता है। यानी मजदूर तो कोई प्रोडक्ट बना के अपने मालिक को दे देते हैं, मुनाफा मालिक कमाते हैं। तो इससे क्या होता है, जो मालिक है वो मालिक तो और अमीर होते जा रहे हैं, लेकिन मजदूर जो है दिनों दिन गरीब होते जा रहे हैं। इनका मानना यह था कार्ल मार्क्स का। तो कार्ल मार्क्स ने आके एक ऐसी व्यवस्था बनाई जिसका नाम, जिसे साम्यवादी यानी कम्युनिस्ट व्यवस्था समाज का नाम दिया गया है ना। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने इस दिशा में काफी प्रयत्न किए। उन्होंने मजदूरों का एक नया समाज साम्यवादी यानी कम्युनिस्ट विकसित किया। ठीक है, पांचवा पॉइंट है आपका, देखिए साम्यवादियों ने, जो समाजवादियों ने द्वितीय इंटरनेशनल के नाम से एक अंतरराष्ट्रीय संस्था भी बना ली थी। समाजवादियों ने द्वितीय इंटरनेशनल के नाम से एक अंतरराष्ट्रीय संस्था भी बना ली। अब देखिए हर जगह के मजदूरों की चेतना आ गई, क्योंकि मजदूरी उस समय क्या था, जो फैक्ट्री वगैरह में काम करने वाले वर्कर्स होते थे, उनके लिए जो हावर्स थे यानी कि काम करने के घंटे थे निर्धारित नहीं थे। इसके अलावा जैसे आजकल क्या है, आजकल फैक्ट्री वगैरह में तमाम रूल्स बना दिए गए हैं, जैसे लाइफ इंश्योरेंस वगैरह है, और भी फैसिलिटी देनी पड़ती है, बोनस वगैरह भी देना पड़ता है, और बहुत सारी चीजें देनी पड़ती हैं। पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। पहले एक मजदूर को 12 घंटे तो निर्धारित थे वहां पर, लेकिन वो लगभग 15 से 16 घंटे एक मतलब फैक्ट्री में ही गुजार देता था। 15-16 घंटे से फैक्ट्री में निकल जाते थे। उसी प्रकार जो खनिक होते थे यानी खान में काम करने वाले मजदूर थे, तो 10 से 12 घंटे तो खान में ही रहना पड़ता था। तो खानों में रहने के कारण उनके जो है स्वास्थ्य पर भी बहुत विपरीत प्रभाव पड़ा। उनके लिए कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं थी। तो मजदूरों के अंदर भी एक कहीं ना कहीं विद्रोह की भावना उत्पन्न हुई, और उन्हें भी लगा कि अगर हम लोगों ने अपना समूह नहीं बनाया, अपना संगठन नहीं बनाया, तो यकीन मानिए हमारी बात सुनने वाला यहाँ पर कोई नहीं होगा। तो मजदूर जो है बाद में संगठित होने लगे, धीरे धीरे अपनी यूनियन टाइप बनाने लगे। यानी यहीं से आप देखेंगे, यहीं से यूनियनों का जो है उद्भव हुआ है, कि यहीं से जो है मजदूर ये यूनियन बनाने सीखने लगे। और यूनियन बनाने सीखने से ये फायदा हुआ कि अगर उनकी बात नहीं मांगी जाती तो वो लोग हड़ताल पे चले जाते थे। हड़ताल पे चले जाते थे तो जो मालिक है,
फैक्ट्री मालिक उसे बात माननी पड़ेगी, क्योंकि नहीं तो घाटा होने लगा है फैक्ट्री को। तो ये इनका आगे चल के फायदा हुआ है मजदूरों को, ठीक है। तो छठवां पॉइंट है ब्रिटेन या इंग्लैंड और जर्मनी के मजदूरों ने कई संगठन बनाए, कोष निर्माण किया, यानी संगठनों के लिए इन्हें कोष, ठीक है, संगठनों के लिए कोष निर्माण किया, तथा काम के घंटे में कमी और मताधिकार के लिए आवाज उठाई, फिर से रिपीट कर रहा हूं, छठा पॉइंट, इंग्लैंड और जर्मनी के मजदूरों ने कई संगठन बनाए, कोष निर्माण किया तथा काम के घंटों में कमी और मताधिकार के लिए आवाज उठाई। सातवां पॉइंट है, देखिए एक जर्मनी का एक संगठन था, जर्मनी की पार्टी थी, जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी एसडीपी, जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ इन संगठनों के जो है रिश्ते जो है वो बहुत काफी गहरे थे, ठीक है। ये जो संगठन थे ये उस पार्टी को चुनाव में मदद भी करते थे, तो वो लोग इनके फेवर में रहते थे, यानी मजदूरों के फेवर में रहते थे जर्मनी की सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के लोग, ठीक है। तो सातवां पॉइंट है आपका, जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी यानी एसडीपी के साथ इन संगठनों के काफी गहरे रिश्ते थे। ये संगठन संसदीय चुनाव में पार्टी की मदद करते थे। ये संगठन संसदीय चुनाव में पार्टी की मदद करते थे। ये संगठन संसदीय चुनाव में पार्टी की मदद करते थे। फिर से रिपीट कर रहा हूं, सातवां पॉइंट, जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ इन संगठनों के काफी गहरे रिश्ते थे। ये संगठन संसदीय चुनाव में पार्टी की मदद करते थे। अगला पॉइंट है यहां पे, आठवां पॉइंट है, 1905 तक ब्रिटेन के समाजवादियों और ट्रेड यूनियन के आंदोलनकारियों ने लेबर पार्टी के नाम से एक अलग पार्टी बना ली थी, ठीक है। 1905 तक ब्रिटेन में समाजवादी थे, और ट्रेड का मतलब होता है व्यापार, ट्रेड का अर्थ होता है व्यापार। ट्रेड यूनियनों के जो आंदोलनकारी थे, ट्रेड यूनियन किसने बनाई थी? मजदूरों ने बनाई थी। तो मजदूरों के आंदोलनकारियों और समाजवादी जो लोग थे वहां के, इन लोगों ने मिलकर वहां पर एक लेबर पार्टी का गठन कर लिया, ठीक है। ट्रेड का मतलब होता है व्यापार। 1905 तक ब्रिटेन के समाजवादियों और ट्रेड यूनियन आंदोलनकारियों ने लेबर पार्टी के नाम से अपनी एक अलग पार्टी बना ली। नवा पॉइंट है, इसी प्रकार देखिए फ्रांस में भी एक सोशलिस्ट पार्टी बना ली गई। फ्रांस में भी सोशलिस्ट पार्टी के नाम से, फ्रांस में भी सोशलिस्ट पार्टी समाजवादियों ने बनाई, या समाजवादियों ने फ्रांस में सोशलिस्ट पार्टी के नाम से संस्था का गठन कर लिया, ठीक है। फ्रांस में भी सोशलिस्ट पार्टी समाजवादियों ने बनाई, ठीक है। 10वां पॉइंट है आपका, 1914 तक कोई यूरोप में कोई समाजवादी पार्टी कहीं सरकार नहीं बना सकी। देखिए चुनाव हुए जब वहां पर यूरोप में विभिन्न जगहों पर, जब जर्मनी में हुए, इंग्लैंड में हुए, फ्रांस में हुए, यहां पर जो लेबर पार्टी की सरकारें जो बन गई थी, यानी कि समाजवादी सरकारें जो बन गई थी, जो पार्टियां बन गई थी, इन लोगों ने कहीं बहुमत प्राप्त नहीं कर पाया, ठीक है। तो 10वां पॉइंट आपका यही है कि 1914 तक कोई समाजवादी पार्टी कहीं भी सरकार नहीं बना सकी, ठीक है। अब 11वां पॉइंट है, देखिए संसदीय जो होते थे, यानी संसदीय चुनाव जो होते थे, तो यहां पर समाजवादी नेता भी चुने जाते थे। ऐसा नहीं जैसे भारत में चुने जाते हैं, ऐसे विपक्ष अभी भारत में बिल्कुल शून्य है, बहुत कम, ना के बराबर है। ठीक उसी प्रकार से जो समाजवादी नेता थे उस समय चुने जाते थे, लेकिन संख्या बहुत कम होती थी। यानी कि संसदीय चुनाव में जो समाजवादी नेता थे वो भी चुने जाते थे, लेकिन वहां पर दबदबा जो रहता था, वो दबदबा केवल रूढ़िवादी, उदारवादी और रेडिकलों का ही दबदबा रहता था पार्टी के अंदर, ठीक है। तो 11वां पॉइंट है, संसदीय चुनाव में अनेक समाजवादी चुने जाते रहे, संसदीय चुनाव में अनेक समाजवादी चुने जाते रहे, जिन्होंने कानून बनवाने में अहम भूमिका निभाई। संसदीय चुनावों में अनेक समाजवादी चुने जाते रहे, जिन्होंने कानून बनवाने में अहम भूमिका निभाई, मगर सरकारों में रूढ़िवादियों, उदारवादियों और रेडिकलों का ही दबदबा बना रहा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, 11वां पॉइंट, संसदीय चुनावों में
अनेक समाजवादी चुने जाते रहे जिन्होंने कानून बनवाने में अहम भूमिका निभाई, पर सरकारों में रूढ़िवादियों, रेडिकलों और उदारवादियों का ही दबदबा रहा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब आपकी स्टार्ट होती है रूसी क्रांति, जिसे अक्टूबर क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, जिसे अक्टूबर क्रांति के नाम से भी इसे जाना जाता है, अक्टूबर क्रांति के नाम से। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लेना अक्टूबर क्रांति। रूसी क्रांति को अक्टूबर क्रांति के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, रूसी क्रांति यानी ब्रैकेट में अक्टूबर क्रांति। देखिए इसमें थोड़ा लिख लेते हैं। रूसी क्रांति में जो यूरोप यानी कि यूरोप में ये सबसे पिछड़े औद्योगिक देशों में से एक था जो था। ठीक है, यानी कि रूस यूरोप में सबसे पिछड़े औद्योगिक देशों में से एक था ये। ठीक है, और यहां पर फरवरी 1917 में राजशाही का पतन हुआ और समाजवादियों को यहां पर सत्ता मिली। ठीक है, तो यहां पर आप लिखेंगे, आप इसमें रूसी क्रांति में एक लाइन लिख लीजिए कि यूरोप में सबसे पिछड़े औद्योगिक देशों में से एक, यूरोप में सबसे पिछड़े औद्योगिक देशों में से एक, रूस में फरवरी 1917 में राजशाही का पतन हुआ और समाजवादियों को सत्ता मिली। फिर से रिपीट कर रहा हूं लाइन, यूरोप में सबसे पिछड़े देखिए यूरोप सबसे पिछड़े औद्योगिक देशों में से एक, यानी यूरोप में सबसे पिछड़े औद्योगिक देशों में से एक, रूस में, सॉरी यूरोप में नहीं आएगा, यूरोप के आएगा, मैंने गलत लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। यूरोप के सबसे पिछड़े औद्योगिक देशों में से एक, यूरोप में नहीं, के आएगा यहां पर। ठीक है, के कर लीजिए, मैं वही सोच रहा था लाइन गलत क्यों हो रही है, अब सही है। यूरोप के सबसे पिछड़े औद्योगिक देशों में से एक, रूस में फरवरी 1917 में राजशाही का पतन हुआ और समाजवादियों को सत्ता मिली। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी में अब हेडिंग डालेंगे, सब हेडिंग, रूसी साम्राज्य 1914। नहीं, रूसी साम्राज्य 1914 में कैसा था ये हम यहां पे देखेंगे। ठीक है, देखिए 1914 में रूस और उसके पूरे साम्राज्य पर जार निकोलस द्वितीय का शासन था। 1914 में रूस और उसके पूरे साम्राज्य पर जार निकोलस द्वितीय का शासन था। ठीक है, पहला पॉइंट आपका ये हो गया। अब इसी में सब पॉइंट है, पहले वाले में सब पॉइंट है। मॉस्को के आसपास पड़ने वाले भूक्षेत्र के अलावा, मॉस्को के अलावा आसपास पड़ने वाले भूक्षेत्र के अलावा आज का फिनलैंड, लाताविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया तथा पोलैंड, यूक्रेन व बेलारूस के कुछ हिस्से रूसी साम्राज्य के अंग थे। ये पहले का ही सब पॉइंट है कि मॉस्को के आसपास पड़ने वाले भूक्षेत्र के अलावा आज का फिनलैंड, लाताविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया तथा पोलैंड, यूक्रेन व बेलारूस के कुछ हिस्से रूसी साम्राज्य के अंग थे। ठीक है, यह आपका पहले का सब पॉइंट है। सेकंड पॉइंट है आपका, यह साम्राज्य प्रशांत महासागर तक फैला हुआ था। यह साम्राज्य प्रशांत महासागर तक फैला हुआ था और आज के मध्य एशियाई राज्यों के साथ साथ जॉर्जिया, आर्मेनिया व अजरबैजान भी इसी साम्राज्य के अंतर्गत आते थे। यह साम्राज्य प्रशांत महासागर तक फैला हुआ था और आज के मध्य एशियाई राज्यों के साथ साथ जॉर्जिया, आर्मेनिया व अजरबैजान भी इसी साम्राज्य के अंतर्गत आते थे। ठीक है, अगला पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है आपका, ये वाला थर्ड पॉइंट है, रूस में ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च से, देखिए रूस में जो मानने वाले थे, यानी जो क्रिश्चियनिटी का जो रूसी ऑर्थोडॉक्स की साइड जो थी, यानी शाखा थी, उसको मानने वाले बहुमत वाले लोग थे यहां पर। तो तीसरा पॉइंट है आपका, रूस में ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च से उपजी शाखा रूसी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को मानने वाले बहुमत में थे। रूस में ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च से उपजी शाखा रूसी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को मानने वाले बहुमत में थे। अब थर्ड पॉइंट में सब पॉइंट करके लिख लेना। लेकिन इस साम्राज्य के तहत रहने वालों में कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम
और बौद्ध भी शामिल थे। थर्ड पॉइंट था आपका, रूस में ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च से उपजी शाखा रूसी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को मानने वाले बहुमत में थे, इसका सब पॉइंट है। लेकिन इस साम्राज्य के तहत रहने वालों में कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम और बौद्ध भी शामिल थे। ठीक है, तो ये रूसी जो साम्राज्य इसके बारे में आपने हेडिंग में लिख लिया ये वाला। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ का अर्थव्यवस्था और समाज कैसा था, तो अगली सब हेडिंग है इसी में, अर्थव्यवस्था और समाज। अगली हेडिंग है अर्थव्यवस्था और समाज। देखिए रूस में जो मतलब 20वीं सदी में जो रूस में जो जनता थी उसमें लगभग 85% जनता जो थी वो खेती पर ही डिपेंड थी। ठीक है, तो पहला पॉइंट आप नोट करेंगे यहाँ पर, 20वीं सदी के प्रारंभ में रूसी साम्राज्य की लगभग 85% जनता खेती पर निर्भर थी। 20वीं सदी के प्रारंभ में रूसी साम्राज्य की लगभग 85% जनता खेती पर निर्भर थी, खेती पर निर्भर थी। ठीक है, ये पहला पॉइंट है आपका। सेकंड पॉइंट देखिए, रूस में जो है अनाज का उत्पादन अच्छा खासा होता था, क्योंकि 85% जिस देश की 85% जनता खेती पर ही लगी होगी तो अनाज भी अच्छा खासा उगता होगा। तो रूस जो है अपनी जरूरतों को पूरा करने के बाद जो अनाज बचता था उसका निर्यात कर देता था, यानी अन्य कंट्रियों में वो जो है एक्सपोर्ट कर देता था। तो सेकंड पॉइंट है आपका, रूस अपनी जरूरतों के अलावा अनाज का बड़ा निर्यातक था, अनाज का एक बड़ा निर्यातक था। रूस अपनी जरूरतों के अलावा अनाज का एक बड़ा निर्यातक था, यानी रूस जितना जरूरत होती थी उतना अनाज आपने उपभोग कर लिया और बाद बाकी बचा हुआ अनाज वो निर्यात कर देते थे। ठीक है, सेकंड पॉइंट है आपका, रूस अपनी जरूरतों के अलावा अनाज का एक बड़ा निर्यातक था। ठीक है, ठीक है, यहां पर जो रूस में उद्योग नहीं थे, उस समय कोई उद्योग नहीं थे, यानी जिस देश की 85% जनता केवल खेती पर डिपेंड हो तो आप खुद समझ लीजिए उद्योग वहां पर ना के बराबर होंगे। तो उस समय उद्योग बिल्कुल नहीं थे यहाँ पे रूस में। तो थर्ड पॉइंट है, उद्योग बहुत कम थे। सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को प्रमुख औद्योगिक इलाके थे। उद्योग बहुत कम थे, केवल दो इलाके थे, सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को प्रमुख औद्योगिक इलाके थे। उद्योग बहुत कम थे, सेंट पीटर्सबर्ग है, कहीं पिट्सबर्ग लिखा होता है। ठीक है, अलग अलग नाम, इसमें पीटर्सबर्ग लिखा है। सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को प्रमुख औद्योगिक इलाके थे। इसमें सब पॉइंट है तीसरे का, ज्यादातर उत्पादन कारीगर ही करते थे, ज्यादातर उत्पादन कारीगर ही करते थे। लेकिन बड़े कल कारखाने भी मौजूद थे, मौजूद थे, यानी कुछ कारखाने ऐसे भी थे जिनमें मजदूरों की जरूरत इतनी नहीं थी, जो है मशीनों से ही प्रोडक्शन होता था। ठीक है, तो पहले तीसरे का सब पॉइंट है, ज्यादातर उत्पादन कारीगर ही करते थे लेकिन बड़े कल कारखाने भी मौजूद थे। अब तीसरे का अगला सब पॉइंट है, यहां पर है, कहां है, चलिए यहीं लिखवा दे रहा हूं, आगे लिखवा दे रहा हूं, यहां पर कट गया है शायद। तीसरे का अगला सब पॉइंट है, देखिए ज्यादातर जो कारखाने थे वो उद्योगपतियों की निजी संपत्ति थे, यानी यहाँ पे सरकारी संपत्ति नहीं थे। उस समय जो कारखाने लगे थे, सेंट पीटर्सबर्ग में लगे हों या मॉस्को में लगे हों, सब उद्योगपतियों की निजी संपत्ति थे। ठीक है, तो तीसरे का सब पॉइंट आप नोट करेंगे, ज्यादातर कारखाने उद्योगपतियों की निजी संपत्ति थे, ज्यादातर कारखाने उद्योगपतियों की निजी संपत्ति थे। चौथा पॉइंट है आपका, 1890 के दशक में रूस में रेल नेटवर्क के विकास के साथ, 1890 के दशक में रूस में रेल नेटवर्क के विकास के साथ यहां विदेशी निवेश भी तेजी से बढ़ा। 1890 के दशक में रूस में रेल नेटवर्क के विकास के साथ यहां विदेशी निवेश भी तेजी से बढ़ा। ठीक है, अब पांचवा पॉइंट है, देखिए मजदूर जो थे वो भी बटे हुए थे, सामाजिक स्तर पर भी बटे हुए थे। अब कैसे बटे हुए थे, जैसे उसमें बहुत सारे जो मजदूर थे वो कुछ मजदूर उसमें अपने आप को बहुत श्रेष्ठ मानते थे, यानी उन्होंने कुछ दक्षता हासिल कर ली, कुछ योग्यता थी उनके पास, या कुछ ही किसी काम को करने में जैसे कोई बड़ा काम करते थे तो अपने आप को श्रेष्ठ मानने लगते थे, यानी हम उनसे बड़े हैं।
वो मजदूर हमसे बिलो हैं और हम उनसे ऊपर हैं। जैसे धातुकर्मी वाले मजदूर थे वो खुद को साहब मानते थे, तो ऐसे करके मजदूरों में भी असमानता थी वहां पर। ठीक है, तो आपका अगला पॉइंट है, 5वां पॉइंट, सामाजिक स्तर पर मजदूर बटे हुए थे। सामाजिक स्तर पर मजदूर बटे हुए थे। 6वां पॉइंट है, बहुत सारे मजदूर स्थायी रूप से शहरों में ही बस चुके थे। स्थायी रूप से शहरों में ही बस चुके थे। बहुत सारे मजदूर स्थायी रूप से शहरों में ही बस चुके थे। देखिए, आपको पता होगा कि मैंने बताया था जो 18 यानी कि 19 जो आपका 1800 के बाद की स्थिति है, यानी कि 1800 के बाद जो 19वीं सदी स्टार्ट हो गई है, तो यहाँ पर मजदूरों की यूनियनें बनने लगी थी, यानी अपने अपने यूनियन बनाने लगे, पार्टियां बनाने लगी, पार्टीबंदी होने लगी मजदूरों की। तो अब क्या था कि जब किसी को मजदूर को मान लो किसी फैक्ट्री से मनमानी तरीके से बाहर निकाल दिया जाता था, तो सभी मजदूर जो है स्ट्राइक पे चले जाते थे, हड़ताल पे चले जाते थे, यानी एकजुट होकर हड़ताल पे चले जाते थे। ठीक है, तो अगला पॉइंट है, 7वां पॉइंट है आपका, जब किसी मजदूर ऐड कर लेना, यहां पे जब किसी मजदूर को नौकरी से निकाल दिया जाता था, जब किसी मजदूर को नौकरी से निकाल दिया जाता तो वे एकजुट होकर हड़ताल भी करते थे। तो मजदूर एकजुट होकर हड़ताल भी कर देते थे। जब किसी मजदूर को नौकरी से निकाल दिया जाता था तो मजदूर एकजुट होकर हड़ताल भी कर देते थे। 7वां पॉइंट है आपका, आठवां पॉइंट है आपका यहां पर, ठीक है, देहात की ज्यादातर जमीन पर किसान खेती करते थे। देखिए, देहात की जो ज्यादातर जमीन थी उस पर किसान खेती करते थे, लेकिन विशाल संपत्तियों पर सामंतों, राजशाही और ऑर्थोडॉक्स चर्च का कब्जा था। यह आपका 8वां पॉइंट है। देहात की ज्यादातर जमीनों पर किसान खेती करते थे, लेकिन विशाल संपत्तियों पर सामंतों, राजशाही और ऑर्थोडॉक्स चर्च का कब्जा था। अब देखिए, यहां पे रूस में एक बड़ी विचित्र कंडीशन आपको देखने को मिलेगी कि रूस के जो किसान हैं वो अपने सामंत या राजशाही परिवारों के लोगों का या ऑर्थोडॉक्स का सम्मान बिल्कुल नहीं करते थे, जबकि फ्रांस में उल्टा था, फ्रांस में सम्मान करते थे, दबके रहते थे। यहां दबके नहीं रहते थे। यहां दबके इसलिए नहीं रहते थे क्योंकि वो सब किसान ही थे। उसमें जो कुछ लोग थे, यानी कुछ वर्ग के लोग थे जो कि सामंत थे या राजशाही बन के बैठ गए, तो जो किसानों का जो बहुमत था वो बहुत ज्यादा था। तो किसान लोग बिल्कुल उनकी इज्जत नहीं करते थे, बिल्कुल सम्मान नहीं करते थे। ठीक है, तो नवा पॉइंट है, किसान सामंतों और नवाबों का सम्मान नहीं करते थे। देखिए, सम्मान न करने का इनका एक और मत था। मत ये था कि ये जो इनकी हैसियत इन्हें प्रदान कर दी गई है वो निकोलस जार, यानी फ्रांस के जो रूस का शासक है उसकी वजह से उसने इन्हें अपनी दया पर इन्हें सत्ता दे दी है और अपनी दया पर उन्हें ये हैसियत प्रदान कर दी है। तो उनके मन में एक ये भावना बनी हुई थी मजदूरों के मन में, इस वजह से मजदूर उनका सम्मान और नहीं करते थे। ठीक है, तो नवा पॉइंट है, सामंतों और नवाबों का सम्मान नहीं करते थे तथा कभी कभी अपनी जमीन कम्यून को दे देते थे। कम्यून यानी मीर को दे देते थे। किसान सामंतों या नवाबों का सम्मान नहीं करते थे तथा कभी कभी अपनी जमीन कम्यून को दे देते थे, जो किसानों में जमीनों का बंटवारा करता था। यानी कि मजदूरों में इतनी एकता थी किसानों में कि मान लो किसी के पास बड़ी जोत है, यानी किसी के पास बहुत बड़ी जमीन है, या फिर ये भी होता था उस समय एक जो किसान लोग थे वहां पर वो सामंतों या फिर जो जमींदार है इनकी हत्या करके उनकी जमीनें छीन लेते थे। तो वो जब जमीन अपने पास हो जाती थी तो उन जमीनों को कम्यून, जिसे मीर बोला जाता था वहां, उस कम्यून को दे देते थे और उससे कह देते थे जो गरीब किसान है उनमें ये जमीन डिवाइड कर दो। ठीक है, तो अगला ये आपका ये नहीं नवा पॉइंट था आपका कि किसान सामंतों या नवाबों का सम्मान नहीं करते थे तथा कभी कभी अपनी जमीन कम्यून को दे देते थे, जो किसानों में जमीन का बंटवारा करता था। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगली सब हेडिंग है आपकी रूस में समाजवाद, यानी रूस में समाजवाद का उदय कैसे हुआ। आपने वहां का अर्थव्यवस्था जान लिया, उसका समाज जान लिया रूस का। अब रूस में समाजवाद का उदय कैसे हुआ वो आप जान रहे हैं।
ठीक है, रूस में समाजवाद। देखिए पहला पॉइंट यहां नोट करेंगे, 1914 से पहले रूस में सभी राजनीतिक पार्टियां गैर कानूनी थी। 1914 से पहले रूस में सभी राजनीतिक पार्टियां गैर कानूनी थी। सेकंड पॉइंट है, मार्क्स के विचारों को मानने वाले समाजवादियों ने 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी यानी ब्रैकेट में रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी का गठन किया। सेकंड पॉइंट है आपका, मार्क्स के विचारों को मानने वाले समाजवादियों ने 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी ब्रैकेट में रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी का गठन किया था। थर्ड पॉइंट है आपका, यहां पर 19वीं सदी के आखिर में सन 1900 में समाजवादियों ने, या समाजवादी लगा देना, समाजवादियों ने सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी यानी समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी का गठन कर लिया। फिर से रिपीट कर रहा हूं, तीसरा पॉइंट, 19वीं सदी के आखिर में सन 1900 में समाजवादियों ने ग्रामीण इलाके के लोगों ब्रैकेट में लिख लेना किसानों के साथ समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी ब्रैकेट में सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी का गठन कर लिया। फिर से रिपीट कर रहा हूं, थर्ड पॉइंट, 19वीं सदी के आखिर में सन 1900 में समाजवादियों ने ग्रामीण इलाके के लोगों ब्रैकेट में किसानों के साथ समाजवादी क्रांतिकारी दल या पार्टी सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी का गठन कर लिया। ठीक है, चौथा पॉइंट है, देखिए रूस में जो समाजवादी थे उन लोगों का मत ये था कि रूस में जो क्रांति होगी, क्रांति की मुख्य शक्ति मजदूर ही बनेंगे, यानी सॉरी किसान ही बनेंगे। यानी जो रूस में जहां पे क्रांति जो होगी, क्रांति का उदय होगा, तो उसकी मुख्य शक्ति जो है किसान ही बनेंगे। उनका ऐसा मत इसलिए था क्योंकि किसानों की संख्या अधिक थी, बहुत है, 85% जनता किसान थी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, किसान नहीं बने। किसान इसलिए नहीं बने क्योंकि किसान एक संगठित नहीं थे, किसान बटे हुए थे, तो किसान ये शक्ति नहीं बन पाए। ठीक है, चौथा पॉइंट है, रूस में समाजवादियों का मानना था कि रूस में मजदूर नहीं बल्कि किसान ही क्रांति की मुख्य शक्ति बनेंगे। रूस में समाजवादियों का मानना था कि रूस में मजदूर नहीं बल्कि किसान ही क्रांति की मुख्य शक्ति बनेंगे। यह आपका चौथा पॉइंट है, रूस में समाजवादियों का मानना था कि रूस में मजदूर नहीं बल्कि किसान ही क्रांति की मुख्य शक्ति बनेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगली हेडिंग है आपकी, ये अगली जो हेडिंग है ये है 1905 की क्रांति। अगली जो हेडिंग है ये है 1905 की क्रांति। पहला पॉइंट नोट करेंगे यहां पर, देखिए निरंकुश राजशाही का मतलब क्या होता है। निरंकुश राजशाही का मतलब यह होता है कि राजशाही तो है लेकिन वो कुछ करना ही नहीं चाहती, टांगी नहीं अड़ाना चाहती। कोई मान लो उसके जो सेनापति वगैरह हैं या उसके मंत्रीगण हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, वो वहां पर उसमें उनसे कुछ कहना ही नहीं चाहती, उसे निरंकुश बोलते हैं। निरंकुश राजा है वो करना ही नहीं चाहता, कहना ही नहीं चाहता, उसे निरंकुश राजशाही बोलेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट है, रूस में निरंकुश राजशाही था। रूस में निरंकुश राजशाही था, जार राष्ट्रीय संसद के अधीन नहीं था, यानी कि जो शासक निकोलस जार था वो राष्ट्रीय संसद के अधीन नहीं था। पहला पॉइंट है आपका, रूस में निरंकुश राजशाही था, जार राष्ट्रीय संसद के अधीन नहीं था। देखिए 1904 में क्या हुआ, यहां पर 1904 का साल, सेकंड पॉइंट है, 1904 में क्या हुआ कि यहां पर महंगाई बढ़ गई, यानी कि महंगाई के मतलब चीजों की कीमतें बढ़ गई, लेकिन जो वास्तविक वेतन था उसमें वृद्धि नहीं हुई। तो ऐसे में क्या हुआ, जो मजदूर थे तो मजदूरों ने वहां पर हंगामा कर दिया।
क्योंकि मजदूरों ने हंगामा कर दिया। मजदूरों को हंगामा करने का रीजन दूसरा ये था कि महंगाई बढ़ने से तो मिल थे, काफी सारे मिल भी बंद हो गए वहां पे, तो मिलों में से मजदूर निकाल दिए, उनकी छटनी कर दी गई। तो मजदूरों ने वहां पे हंगामा कर दिया, काफी अच्छा खासा हंगामा कर दिया और आंदोलन एक बना के खड़ा कर दिया। तो सेकेंड पॉइंट है आपका 1904 में जरूरी चीजों की कीमतें बढ़ने से, 1904 में जरूरी चीजों की कीमत बढ़ने से तथा मजदूरों को नौकरी से निकाले जाने से, मजदूर आंदोलनों पर उतर आए। सेकंड पॉइंट फिर से रिपीट कर रहा हूं, 1904 में जरूरी चीजों की कीमत बढ़ने से तथा मजदूरों को नौकरी से निकाले जाने से मजदूर आंदोलनों पर उतर आए। ठीक है, ये आपका सेकंड पॉइंट था। अगला पॉइंट है यहां पर, थर्ड पॉइंट है आपका पादरी गैपोन के नेतृत्व में मजदूरों का एक जुलूस विंटर पैलेस यानी जार का महल के सामने पहुंचा तो पुलिस और कोसेक्स ने मजदूरों पर हमला बोल दिया। कोसेक्स यानी कि राजा के कुछ सिपाही थे पर्सनल, उसे कोसेक्स बोला जाता था वहां। पादरी गैपोन के नेतृत्व में मजदूरों का एक जुलूस विंटर पैलेस यानी कि ब्रैकेट में जार का महल के सामने पहुंचा तो पुलिस और कोसेक्स ने मजदूरों पर हमला बोल दिया। थर्ड का ही सब पॉइंट है, इस घटना में 100 से ज्यादा मजदूर मारे गए और लगभग 300 घायल हुए। तीसरे का सब पॉइंट है, इस घटना में 100 से ज्यादा मजदूर मारे गए और लगभग 300 घायल हुए। चौथा पॉइंट आप नोट करेंगे, आप इतिहास में इस घटना को खूनी रविवार के नाम से याद किया जाता है। 1905 की क्रांति की शुरुआत इसी घटना से हुई थी। चौथा पॉइंट है आपका, इतिहास में इस घटना को खूनी रविवार के नाम से याद किया जाता है। 1905 की क्रांति इसी घटना से शुरू हुई थी। देखिए, इससे जो खूनी रविवार की घटना हुई उसके बाद क्या क्या परिवर्तन आया, यानी वहां पर फिर तो क्या क्या देखने को मिला। देखिए, चौथे का ही सब पॉइंट अब आप लिखेंगे, वकीलों, डॉक्टरों, इंजीनियरों और अन्य मध्यवर्गीय कामगारों ने संविधान सभा के गठन की मांग करते हुए यूनियन ऑफ यूनियंस की स्थापना कर दी। चौथे का सब पॉइंट है, देखिए जो खूनी रविवार की घटना हुई उसके बाद फिर क्या घटित हुआ कि वहां पर वकीलों, डॉक्टरों, इंजीनियरों और अन्य मध्यवर्गीय कामगारों ने संविधान सभा के गठन की मांग करते हुए यूनियन ऑफ यूनियंस की स्थापना कर दी। अगला पॉइंट है आपका देखिए अगला पॉइंट, हाँ कोई दिक्कत नहीं, कट गया है वो, हाँ ये है यहां पर है, पहले शुरुआत में ही है। अगला पॉइंट है ये पांचवा पॉइंट है आपका, 1905 की क्रांति के बाद 1905 में संविधान की रचना के लिए 1905 में संविधान की रचना के लिए सोशल डेमोक्रेट और समाजवादी क्रांतिकारियों 1905 में संविधान की रचना के लिए सोशल डेमोक्रेट और समाजवादी क्रांतिकारियों को राष्ट्रवादियों और जदीदियों, ब्रैकेट में लिख लेना, जदीदियों के आगे मुस्लिम का समर्थन मिला। पांचवा पॉइंट था आपका, 1905 में संविधान की रचना के लिए सोशल डेमोक्रेट और समाजवादी क्रांतिकारियों को राष्ट्रवादियों और जदीदियों, ब्रैकेट में मुस्लिम
का समर्थन मिला। छठवां पॉइंट आप नोट करेंगे आप, 1905 की क्रांति के दौरान 1905 की क्रांति के दौरान जार ने एक निर्वाचित परामर्शदाता संसद या ड्यूमा के गठन पर अपनी सहमति दे दी। छठवां पॉइंट है आपका, 1905 की क्रांति के दौरान जार ने एक निर्वाचित परामर्शदाता संसद या ड्यूमा के गठन पर अपनी सहमति दी थी। यानी परामर्शदाता सांसद को वहां पर ड्यूमा बोला जाता था वहां की भाषा में, ठीक है। तो छठवां पॉइंट है, 1905 की क्रांति के दौरान जार ने एक निर्वाचित परामर्शदाता संसद या ड्यूमा के गठन पर अपनी सहमति दे दी। सातवां पॉइंट नोट करेंगे, जार ने पहली ड्यूमा को मात्र 75 दिन के भीतर जार ने पहली ड्यूमा को 75 दिन के भीतर और पुनर्निर्वाचित दूसरी ड्यूमा को 3 महीने के भीतर बर्खास्त कर दिया। जार ने पहली ड्यूमा को 75 दिन के भीतर और पुनर्निर्वाचित दूसरी ड्यूमा को 3 महीने के भीतर बर्खास्त कर दिया। अब साथ में वही सब पॉइंट है, उसने मतदान कानूनों में फेरबदल करके तीसरी ड्यूमा में रूढ़िवादी राजनेताओं को भर डाला। साथ में का सब पॉइंट है ये वाला, उसने मतदान कानूनों में फेरबदल करके तीसरी ड्यूमा में रूढ़िवादी राजनेताओं को भर डाला। अब इसके आगे ब्रैकेट में लिख लेना, उदारवादियों और क्रांतिकारियों को बाहर रखा गया। उदारवादियों और क्रांतिकारियों को बाहर रखा गया, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगली हेडिंग है आपकी, पहला विश्व युद्ध और रूसी साम्राज्य। यानी पहला विश्व युद्ध छिड़ चुका था 1914 में, तो उस समय रूसी साम्राज्य का क्या हाल था। तो पहला विश्व युद्ध और रूसी साम्राज्य, पहला पॉइंट नोट करेंगे आप, 1914 में दो यूरोपीय गठबंधनों के बीच युद्ध छिड़ गया, ठीक है। तो 1914 में दो यूरोपीय गठबंधनों के बीच युद्ध छिड़ गया। अब इसमें सब पॉइंट करके लिखेंगे, सब पॉइंट करके इसमें लिखेंगे इस तरह से, पहला खेमा, यानी पहली पाली या पहला खेमा, ठीक है। पहला खेमा, इस तरह से आप पहला खेमा लिख के डैश लगा दीजिए। पहला खेमे में कौन कौन थे, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की। ब्रैकेट में लिख लेना केंद्रीय शक्तियां, ब्रैकेट में लिख लेना केंद्रीय शक्तियां। पहला खेमा, इसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की, ब्रैकेट में केंद्रीय शक्तियां। सेकंड है आपका यहां पे, सेकंड सब पॉइंट है पहले पॉइंट के। दूसरा खेमा, इसमें कौन कौन थे, फ्रांस, ब्रिटेन व रूस। फ्रांस, ब्रिटेन व रूस, ब्रैकेट में बाद में इटली और रोमानिया भी इस खेमे में शामिल हो गए। बाद में इटली और रोमानिया भी शामिल हो गए। यानी पहला खेमा में कौन कौन थे, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की केंद्रीय शक्तियां थे। दूसरा खेमा था, दूसरे खेमे में थे फ्रांस, ब्रिटेन व रूस, ब्रैकेट में बाद में इटली और रोमानिया शामिल हो गए। देखिए जो पहला विश्व युद्ध था ये काफी लंबा खिंचा, यानी रूसियों ने जितना एक्सपेक्ट किया था युद्ध जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये काफी लंबा चलता रहा और लंबे चलने की वजह से ये काफी प्रभाव पड़ा रूस पर। रूस पे प्रभाव इसलिए पड़ा क्योंकि रूस की ज्यादातर जनता जो थी वो कृषक थी, किसान थी, उद्योग धंधे ज्यादा थे नहीं, सीमित रिसोर्सेस थे। तो क्या हुआ, जब किसान थे उनमें से जो बलवान किसान टाइप के लोग थे, यानी कि जो हष्टपुष्ट लोग थे, वो सब युद्ध में भेज दिए गए। तो वहां पर खेती की भी किल्लत होने लगी। इसके अलावा वहां का जो माहौल था वो अस्त व्यस्त हो गया था, यानी पूरी तरह खेती की जो करने का साधन था वो भी नष्ट हो चुके थे। तो इस वजह से वहां पर बहुत ज्यादा जो है उन्माद फैला, बहुत ज्यादा वहां पर ये संघर्ष जो है लंबा खिंचता चला गया, ठीक है। अब अगला पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है यहां पर, जर्मनी विरोधी भावनाओं के कारण लोगों ने सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर
जर्मनी विरोधी भावनाओं के कारण लोगों ने सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर पेट्रोग्राद रख दिया, क्योंकि सेंट पीटर्सबर्ग जर्मन नाम था। यानी कि लोगों के अंदर जर्मनी के प्रति इतनी ज्यादा जो है नफरत हो गई कि वहां पर एक शहर है सेंट पीटर्सबर्ग, उसका नाम जो है वो जर्मन नाम से लिया गया है, तो उन लोगों ने उसका नाम चेंज करके पेट्रोग्राद कर दिया। सेकंड पॉइंट है, जर्मनी विरोधी भावनाओं के कारण लोगों ने सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर पेट्रोग्राद रख दिया, क्योंकि सेंट पीटर्सबर्ग जर्मन नाम था। सेकंड पॉइंट नोट, थर्ड पॉइंट नोट करेंगे आप। 1914 से 1916 के बीच 1914 से 1916 के बीच जर्मनी और ऑस्ट्रिया में रूसी सेनाओं को भारी पराजय झेलनी पड़ी। यानी रूस ने अपनी सेनाएं जो जर्मनी ऑस्ट्रिया में भेजी थी लड़ने के लिए, लेकिन वहां पर ये सफल नहीं हो पाई और ये लोग हार गए वहां। ठीक है, 1914 से 16 के बीच जर्मन और ऑस्ट्रिया में रूसी सेनाओं को भारी पराजय झेलनी पड़ी। ठीक है, चौथा पॉइंट है आपका, चौथा पॉइंट आपका है यहां पर बाल्टिक में जो बाल्टिक समुद्र है, बाल्टिक समुद्र जो है यहां पर इसमें जर्मनी ने जो अपना कब्जा कर लिया था। ठीक है, तो चौथा पॉइंट है बाल्टिक में जर्मनी का कब्जा हो जाने से, बाल्टिक में यानी बाल्टिक समुद्र, बाल्टिक से ही आप समझ जाएंगे या बाल्टिक समुद्र लिख लेना, बाल्टिक समुद्र में जर्मनी का कब्जा हो जाने से जो औद्योगिक आपूर्ति बंद हो गई। चौथा पॉइंट है बाल्टिक समुद्र में जर्मनी का कब्जा हो जाने से औद्योगिक आपूर्ति बंद हो गई, कौमा उद्योग और कारखाने ठप्प पड़ गए, उद्योग और कारखाने ठप्प पड़ गए, कौमा 1916 तक रेलवे लाइनें टूटने लगी, 1916 तक रेलवे लाइनें टूटने लगी, कौमा अनाज की किल्लत हो गई, अनाज की किल्लत हो गई, मजदूरों और किसानों ने दंगा शुरू कर दिया, मजदूरों और किसानों ने दंगा शुरू कर दिया। चौथा पॉइंट फिर से रिपीट कर रहा हूं, बाल्टिक में जर्मनी का कब्जा हो जाने से औद्योगिक आपूर्ति बंद हो गई, उद्योग और कारखाने ठप्प पड़ गए, 1916 तक रेलवे लाइनें टूटने लगी, अनाज की किल्लत हो गई, मजदूरों और किसानों ने दंगा शुरू कर दिया। तो ये था प्रथम विश्व युद्ध का रूस में प्रभाव। ठीक है, ये प्रभाव पड़ा। तो देखिए ये था आज हमारा इसका पार्ट 1 इस वीडियो का। आई होप आप लोग जो है नोट्स प्रॉपर वे में बना रहे हैं। देखिए कुछ लोग मुझसे खफा हैं, कुछ लोगों को खफा होने का मैं रीजन समझ रहा हूं, तो देखिए आप लोग खफा मत होएं। मैं आप लोगों के लिए आने वाले 2 या 3 दिन के भीतर 2 वीडियो यानी सेकंड वीडियो ओल्ड ज्योग्राफी वाली पुस्तक है, उससे वर्ल्ड ज्योग्राफी के नोट्स आपको प्रॉपर वे में बनवाने जा रहा हूं 2 या 3 दिन के अंदर। तो 2 या 3 दिन का वेट आप और कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।